बहुत बहुत शाबाश सर। मैं शैलेंद्र भारती जी को मात्र 2 मिनट आपको भी प्रदान किए जाते हैं, इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़े। धन्यवाद सरोज जी। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही को पानी हराम होगा। साथियों, आज के जो हालात हैं, उस हालात को सुधारने के लिए मैं सर्वप्रथम छत्रपति साहू जी महाराज, अंबेडकर साहब, गौतम बुद्ध या हमारे सभी तमाम जो पूजनीय हैं, मैं उनको नमन करके अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण दिया था। आरक्षण आपकी स्थिति को अच्छा करने और राज्य में थोड़ी सहभागिता दी गई, जो 50% के रूप में जिसकी नींव रखी गई। साथियों, इसका कानूनी रूप जो आज की डेट में अंबेडकर साहब ने दिया, वो रिजर्वेशन ना होकर रिप्रेजेंटेशन है। इस चीज को हम उन्होंने डिफाइन वे में जो दिया, हम रिजर्वेशन को रिजर्वेशन के रूप में ले रहे हैं, ना कि रिप्रेजेंटेशन के रूप में। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप जिस समाज को बिलोंग करते हैं, यदि आप नौकरी में हैं, चाकरी में हैं, तो समाज के काम आइए। ये नहीं कि हमें अपनी मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे नौकर, मेरे चाकर इस सेक्टर में ना रहिए। तो साथियों, इसको रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझिए। साथियों, मेरी अपनी जो आइडियोलॉजी है, मैं अंबेडकर साहब को 75% फॉलो करता हूं, 25% बुद्ध साहब को। आइडियोलॉजी मेरी काशीराम जी की है। काशीराम जी ने कहा है कि हमें समाज को तैयार करना है, अपने आप के लिए नहीं। मैं अपने लिए ये नहीं, मैं अपने लिए करूं। अभी मैं, चूंकि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं और सरोज जी के संरक्षा में पढ़ रहा हूं, कानपुर से हमारे तुलाराम भैया, एडवोकेट विश्वनाथ जी और पूरी टीम, लगभग 50 लोग आए हुए हैं। ये हमारे कानपुर के लीडर हैं। ये इनके लिए विशेष ताली बजा दी है सभी लोग भाई। तो अभी मैं फाइनेंस का एक मैगजीन पढ़ रहा था, उसमें 80-20 का एक था। 80-20 क्या है? एक उनका नाम याद आ रहा, उन्होंने फाइनेंस के मैटर पर लिखा कि 80% पैसा, इसमें गौर करिएगा, 80% पैसा किसी भी शहर को 20% लोग के हाथ में होता है। ये पूरे इंडिया वर्ल्ड का मतलब वो है सर्वे। 80% पैसा 20% लोगों को आता है, वही 20% लोग उस शहर पे, उस देश पे और स्टेट पे राज करते हैं। लेकिन उस 20% में 2% लोग एलीट ग्रुप होता है। एलीट ग्रुप का जो कोई एलीट बोलता है, कोई एलीट बोलता है, 2% होता है कि जिनकी सिर्फ सुरक्षा पे, आज की डेट में मुकेश अंबानी पे एक महीने का 16 लाख रुपया खर्च होता है सुरक्षा पे। 2% लोग एलीट ग्रुप, इसमें को समझिएगा, किसी 1 लाख से 16 लाख मैक्सिमम है। क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड मैटर है, इसलिए आपको बता रहा हूं। 2% लोग जिनका पर मंथ 1 लाख से 16 लाख रुपए अपनी सुरक्षा पे खर्च होता है, तो ऐसे लोग एलीट कराते हैं। इसी पे जैसे हमारे माननीय काशीराम जी ने एक आइडियोलॉजी दी थी 15-85 का, कि 15% लोग हम पर 85% पर राज कर रहे हैं। तो इसको पढ़ के मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम लोग इस आइडियोलॉजी पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि काशीराम जी का मैं अनुयायी हूं। 80-20 और 2% कि 80% लोगों को, ये तो 20% लोग 2% लोग लीडर पैदा करें। मतलब समझिएगा, 80-20 में जो 2% है, जो एलीट ग्रुप है, वो 2% को नेता बनाइए, 18% कार्यकर्ता बनिए और वो 18% पूरे 80% को मैनेज करें। तो ये एक नया फार्मूला मेरे दिमाग में आया, जो मैं आपका सम्मुख रखना चाहता था। साथियों, अंबेडकर साहब को जो सही मानते हैं, पे बैक टू सोसाइटी, दिस इज द मेन। इसका मेन है पे बैक टू द सोसाइटी। लोग जाइए, 5% उन्होंने कहा अपने सब महीने में, हर हफ्ते में 2 घंटे, महीने में 1 दिन जोड़ दीजिए और 5% डोनेट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इस टीम को और इस शहर में जो उन्होंने व्यवस्था की, आप लोग का धन्यवाद के पास है। बहुत उत्साह को धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले एक बार भाई अपनी तन्हाई को दूर कर लीजिएगा और जोरदार नारा लगाइए, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान।
मैं अपनी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो आपके सम्मुख आएंगे। परम आदरणीय माननीय BS बौद्ध साहब जी, जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। परम आदरणीय BS बौद्ध साहब। महाकार्य के तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और हमारे सभी संतों गुरु, आज जिनका आरक्षण के जनक साहू महाराज, जिनका 124 वर्ष पहले आरक्षण को लागू किया था, वो मना रहे हम लोग। सभी हमारे धर्मगुरु और हमारे मार्गदर्शक प्रेरणास्रोत माननीय भारती जी, माननीय संस्थापक जी, पूरे देश में जो सक्रिय होकर जो सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक जागरण, आर्थिक जागरण का कार्य कर रहे हैं। मंच पे बैठे हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय डॉक्टर आनंद जी, माननीय रवि साहब और सभी हमारे सम्मानीगण, सभी सम्मानित साथियों, मैं पहले आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐतिहासिक दिवस पर ऐतिहासिक नगरी में आप सब लोगों ने बहुत व्यवस्थाएं को बेहतर करने का प्रयास किया और सभी हमारे उपस्थित हमारे सहभागियों से उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इतने दूर दूर से यहाँ पर पधारे, बड़े आश्वासन के साथ, बड़े शांति के साथ यहाँ पर अपने श्रवण करने का कार्य किया। और हमारे बहुत सारे वक्ता जिन्होंने आपको प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया, हमारे बिंदुओं पर बात प्रकट की। आज आरक्षण के जनक साहू महाराज, जिन्होंने 1902 में आरक्षण लागू किया था। बहुत सारे राज्य हुए हमारे देश में, राजतंत्र चला, पुष्पमंत्र शुंग से लेके और 1950 तक गुप्त काल हुआ, राजपूत काल हुआ, चालुक्य, पांड्य, बहुत सारे राजा आए, लेकिन सभी ने अपना जो व्यवस्था चलाने का कार्य किया वो सभी मनुस्मृति के आधार पर किया। उनके लिए मनुस्मृति संविधान था, उनके पास पुरोहित उनके सलाहकार हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में जो जातिवाद है, जो बलवाद है, जो अन्याय है, अत्याचार है, वो चरम सीमा पर पहुंचता गया और एक पशुओं की तरह जीवन जीने का लोगों ने कार्य किया। एक राजा मात्र साहू महाराज हुए जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपने पूरे व्यवस्था को बदलने का कार्य किया, जिन्होंने जातिवाद को व्यवस्था को बदलने का कार्य किया, जिन्होंने छुआछूत को समाप्त करने का किया, जिन्होंने महिलाओं के जीवन को बदलने का कार्य किया, जिन्होंने सभी प्रकार के अपने प्रबंधन में अपने भागीदारी, आरक्षण की भागीदारी की। जो 1902 में जो आरक्षण OBC के लागू किया गया था, वो उनके राज्य में, कोल्हापुर में, वो हमारे देश में 1992 में आके लागू हुआ। जो उन्होंने RT का नियम लागू कर था 1997 में, जो समान अधिकार निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू किया था, वो हमारे आगे 1999 में लागू हुआ। यानी इतनी महान सोच, इतनी महान त्याग, इतना महान तपस्या, और उन्होंने उनका जीवन को हम पढ़ते हैं तो उन्होंने तमाम सारे पुरोहितों ने उनके विरोध में कार्य किया। उस समय बाल गंगाधर तिलक जो सर्वमान्य नेता थे, जिनका स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार जिनका नारा था, उन्होंने कई प्रकार के पुरोहितों का संरक्षण लगाने किया। उनके जो है उनके पुरोहित ने अड़ंग लगाया, उनके शंकराचार्य ने अड़ंग लगाया, तमाम सारे लोगों ने उनको रोकने का किया। लेकिन इतने साहसी, इतने वीर, इतने त्यागी थे जिन्होंने जो है इस तरह का हमारे लिए एक नया जीवन देने का कार्य किया। और बाबा साहब को जो पहचान बनाई, बाबा साहब को जो सहयोग किया, वो भी उनके उसमें उनका उल्लेख है। कई पब्लिक प्लेस थे, उन पर जाने का अधिकार नहीं था, आपको सबको मालूम है। पुणे जैसे स्थानों पर बहुत बेकार व्यवस्था थी, उनको जो है सबको खोला। ये सभी पब्लिक प्लेस है, चाहे तालाब हो, पोखर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे धर्मशाला हो, सभी लिए खोला रहेंगे। इस एजेंडे में 4-5 बिंदु सामने रखे हैं, उसमें 2-3 बिंदु कोरिलेटेड हैं। एक सामुदायिक फले को बदन देने का है, एक शिक्षा को समान अधिकार लागू करने का है, और एक पाठ्यक्रम में लागू करने का है। मैं चूंकि लंबे समय तक क्लास 1 का शिक्षा अधिकारी रहा हूँ लंबे समय तक, और मैंने उसको बारीकियों को देखा बहुत तरीके से। आज जो व्यवस्था है, जो जीवन बदला है लोगों का, वो शिक्षा के कारण बदला है। हमारे धर्म गुरुओं ने, जब सभी ने शिक्षा के लिए बदलने का कार्य किया, बाबा साहब ने संविधान व्यवस्था करी,
साहू महाराज ने जो विद्यालय खोले, 500,000 किलोमीटर विद्यालय खोले, छात्रावास खोले, तमाम सारी व्यवस्था करी। उस व्यवस्था को वर्तमान में ध्वस्त करने का कार्य किया जा रहा है। हमारे विद्यालय में ढांचे खड़े हुए हैं, हमारा पाठ्यक्रम है उसमें तमाम सारी काल्पनिक जो कहानियां जोड़ी जा रही है, तमाम सारी मनोवाद जोड़ी जा रही है। इसीलिए ये प्रयास किया गया कि जिन्होंने मानवतावाद लाए, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए कार्य किया, ऐसे महापुरुष जिन्होंने जो सार्वजनिक के कल्याण के कार्य किया, सभी के कल्याण के कार्य किया, ऐसे लोगों को पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं तो वहाँ पर जो है तमाम प्रकार की काल्पनिक कहानियां जुड़ रही, जिनका कोई औचित्य नहीं है, कोई तार्किक नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है। तमाम सारे हमारे जो पाठ्यक्रम है उसको बदला जा रहा है, और जो प्रबंधन है वो प्रबंधन भी ऐसे लोगों के हाथ में किया जा रहा है, मनोवादी के हाथों में, जो वहाँ पर व्यवस्थाएं तंत्र मंत्र चला सके, मंत्रों के आधार पे जो किया जा रहा है। तो ये इस तरह का, इसके विरुद्ध सभी लोगों ने, हमारे वक्ताओं ने आवाज उठाई है। सबने कही कि समान एजुकेशन लागू होना चाहिए, समान जो होना चाहिए, ताकि हम लोग आज बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग आए हैं, ये हमारे एजुकेशन की वजह से आए हैं। अगर हमारी एजुकेशन खिल जाएगी, हमारी पीढ़ी गुलाम हो जाएगी, पुनः मनोवाद की गुलाम होने में देर नहीं लगेगी। तो हमें चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, लेकिन समान एजुकेशन के लिए ये हमारे भारती साहब के नेतृत्व हमें ये कार्य करना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कोई इंटरनेट हमारे पर बचेगा नहीं। साहब महाराज ने रोजगार लागू किया था, रोजगार जो आज की स्थिति, जैसे हमारे वक्ताओं ने बताई, कि हमारे बहुत सारी संस्था की नौकरियों में आरक्षण नहीं है, बहुतारी ठेकों की नौकरियों में आरक्षण नहीं है, बहुत सारे जो है रोजगार हमारे निजीकरण किया जा रहा है, उसके माध्यम से हमारा जो रोजगार है वो छीना जा रहा है। या जो हमारे बैकलॉग पड़ा हुआ खाली पदों का, चाहे सेंट्रल का चाहे स्टेट में, उन पदों को नहीं भरा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो हमारे रोजगार के जो हमारे बच्चे हैं उनका अधिकार छीना जा रहा है। और ये अभी जंतर मंतर पे आपने मुद्दा आया, उसमें ये दो मुद्दे बहुत हाईलाइट हुए हैं। एक तो रोजगार की कमी युवाओं में, एक हमारी शिक्षा को दूषित करना या शिक्षा के पाठ्यक्रम को बिगाड़ना। ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे उसमें कॉम्पिटिशन कर सकें, प्रतियोगिता कर सकें। तो ये दोनों के लिए हमें करना पड़ेगा। ऐसी एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए आवश्यकता है, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा जो पिछड़ा है 85% पिछड़ा है। जो हमारा संपन्न वर्ग है वो हमारा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लेता है, वहाँ उच्च शिक्षा विदेशों में जाकर पढ़ लेती है, लेकिन हमारा वर्ग है वही गाँव में पढ़ता है, गाँव में उसको पढ़ना पड़ता है, मजबूर पढ़ना पड़ता है, लेकिन वहाँ व्यवस्थाएं पढ़ने की है नहीं। अच्छे वहाँ टीचर नहीं है, अच्छी वहाँ बिल्डिंग नहीं है, अच्छी हमारे सुविधाएं नहीं है, शौचालय नहीं है, या बाउंड्री नहीं है, या टॉयलेट नहीं, तमाम सारी सुविधाएं होनी चाहिए। सब बहुत सारे टीचर होंगे। इसमें पता है कि आरटी में ये लागू होना चाहिए, लेकिन आरटी हमारा नाम मात्र का है और ये इसका कोई हमारा इसमें जीवन उपयोग नहीं है। इसमें दो बिंदु हो रहा है, एक तो महाबोधि महाविहार आंदोलन है, ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है। साहब के नेतृत्व, संताजी नेतृत्व में कई बार इसमें ज्ञापन आरबीएम ने दिए, कई बार जंतर मंतर पे भी गए, गया में भी 5 दिन के लिए धरना दिया है। तो इसमें जो आरबीएम है पूरी तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि आरबीएम मानता है ये स्वाभिमान सम्मान का प्रतीक है, ये हमारे यूनेस्को की धरोहर है, ये हमारा जो है संवैधानिक दायित्व है। 25/28 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारा जो भी धर्म का हो उसको प्रबंधन का उसको अधिकार है। हम अभी सर ने कुछ टेक्निकल बातें बताई, लेकिन मैं उससे अलग बात कहना चाहूंगा। टेक्निकल चीजें कोई दूर करना है तो संसद को अधिकार है, उसको दूर कर सकती है, कोई बड़ी बात तो नहीं, आसानी दूर सकती है। न्यायपालिका कई दिनों से उसको पेंडिंग करे हुए, तो हमारा जो राइट है इसलिए दिया जा रहा है कि हमारी सत्ता नहीं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि हमारे अम्बेडकरवादी लोग जब भी पढ़ना चाहिए, चाहे हमारा पार्षद हो, चाहे हमारा कोई हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे जब तक हमारे लोग नहीं बैठेंगे, हमारे लोग पार्षद नहीं बने, हमारे पास एमएलए नहीं बने, हमारे लोग एमएलए एमपी नहीं बनेंगे, तब तक हमारे ये जो हमारे राइट है, चाहे एजुकेशन के राइट हो, चाहे रोजगार के राइट हो, चाहे हमारे महाबोधि महाविहार का राइट, इस प्रकार के चलते रहेंगे। पाली भाषा हमारी गौरवशाली भाषा रही है, और तथागत बुद्ध ने अपने दर्शन पाली भाषा में दिए। ये जब संस्कृत को हम लोग पढ़ा सकते हैं, उसको पाठ्यक्रम में लागू करेंगे, अल्टरनेट मिलेगा बच्चों को, तो कम से कम हमारे पाली भाषा को पढ़ने का लाभ मिलेगा। ये भी हमारा एक मुद्दा है कि पाली भाषा को आठवीं सूची में तो लागू करें ही, लेकिन उसके साथ हमारे विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम बनाए जाए और उसमें हमारे शिक्षक जो समय रह जाए, ताकि हमारी पाली भाषा गौरवशाली हमारी संस्कृति का प्रतीक है, उसको हमको समझना सके। इसके बाद पर्सनल लॉ की बात आई है, पर्सनल लॉ निश्चित तौर पर बनना चाहिए। जैसे हमारे
अभी हिंदुओं के साथ सम्मिलित है। हिंदू कोड पे उसमें हिंदू ला के तहत हमारे जो भी शादियां विवाह बहुत सारे हैं, लेकिन अब संख्या बढ़ती जा रही है। बाबा साहब ने जो हमें मार्ग बताया है उसके तहत हमारा बुद्धिजीवी बढ़ गए और गांव में बढ़ गए, बराबर इसके बाद आगे बढ़ता जा रहा है। वो बिल्कुल इस बुद्धिजीवी की ओर जा रहा है। हमें तमाम थोड़े सहयोग की जरूरत है। अगर हम आप सब सपोर्ट करेंगे, हमारा बहुत सा फर्क जो है बुद्धिज्म को जा रहा है। तो ये बुद्धिज्म जब जा रहा है, हमारी इतनी संख्या बढ़ रही है, तो हमारा पर्सनल लाभ भी उसमें होना चाहिए। तो ये हमारे जितने मुद्दे हैं ये समसामयिक मुद्दे हैं, ये हमारे सभी मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम कितने भी संगठन हमारा बहुत जरूरी है। हम कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी धनी हो, कितने पागल हो, लेकिन जब हमारा संगठन नहीं होगा, जब तो हम लोग प्रयास नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप जिम्मेदारी भी लीजिए। यहाँ पर जो हमारे संभाग डिवीजन वाले हों, चाहे जिले वाले हों, तहसील हो, सभी प्रकार का अगर संगठन मौजूद होगा तो निश्चित तौर पर कड़ी जुड़ेगी और आप वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप योगदान कर सकेंगे। RBM जो है समग्र क्रांति के लिए कार्य कर रहा है। कोई पंचशील और अष्टांगिक मार्ग इसके लिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि पंचशील अष्टांगिक मार्ग बचेगा नहीं जब तक हमारे हाथ में शक्तियां नहीं होंगी, संविधान अधिकार नहीं होंगे, तो हमारे हाथ में ये चीजें बचने वाली नहीं है। पहले स्वतंत्र संघ के समय जब बुद्धिज्म पूरा था, सम्राट अशोक के समय पूरा भारत बौद्धमय था, पूरा भारत समृद्ध भारत था, पूरा भारत सोने चिड़िया कहलाता था, अखंड भारत था। लेकिन उसको जो है ब्रह्मांडवादी व्यवस्था ने नष्ट कर दिया। तो हमें अपने पावरफुल होना पड़ेगा। अगर हम लोग सोए रहे तो हमारा पुनः जो हमारा आरक्षण है, चाहे हमारी शिक्षा है, चाहे हमारा संविधान है, चाहे हमारे बहुजन महापुरुषों के विचार है, सभी हमारे छिनते जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी साहब की कर्मभूमि आ रही है और जन्मभूमि आ रही है। आनंद साहब ने भी जो कि मान्यवर काशीराम के साथ काम करा है, और दोनों हस्तियों ने काम करा, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। इनके साथ जुड़ करके और हम सबको इस आंदोलन को बढ़ाना है। और यूपी जो बुद्धिजीवियों का गढ़ माना जाता है, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, जो है काफी समझदार लोग हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग जो अपना जिम्मेदारी भी लें, जिम्मेदारी लेके और यहाँ पर संस्कृति जागरण के लिए धरातल पर जगाने का लोग कार्य करें। हमारे 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा में, उसके लिए भी मैं निवेदन करूंगा कि 14 तारीख को वहाँ पर बड़ा धम्म सम्मेलन है और दीक्षा समारोह है, उसमें भी कृपया सहभागी बनने का कार्य करें। वहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठा करने का कार्य किया जा रहा है। तो 20 तारीख को उड़ीसा में 14 अक्टूबर को कार्यक्रम हमारा पड़ा, तो उसके लिए भी कृपया लाखों की संख्या में यूपी से भी पहुंचने का कार्य करें। जब पूरे देश के लोग वहाँ इकट्ठे होंगे तो हम देश को बता पाएंगे कि RBM के तहत कितने लोग हमारे बौद्ध धर्म की ओर जा रहे हैं, कितने लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी बात रखी, बहुत अच्छा आयोजन हुआ, वक्ताओं ने तो बहुत सफल है और सभी ने महसूस करा, अंदर से महसूस करा कि सफल आयोजन है। तो इसके लिए सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप सब लोगों का निरंतर सहयोग संगठन के लिए मिलता रहेगा। इस तौर पे एक बड़ा आंदोलन जो अभी सबने कहा कि बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है, बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, आप सभी का सहयोग उसमें रहेगा। जहाँ आपकी ज्ञान मिलेगा, जहाँ आपका समय मिलेगा, जहाँ टाइम ट्रेजरी अगर सभी इकाइयाँ देंगी, सब लोग देंगे, तो निश्चित तौर पे हम जो है जो मनुवाद को परास्त करने में सहूलियत होंगे। जो हमारी सत्य की लड़ाई है वो सत्य की लड़ाई है, तो सत्य की लड़ाई के साथ हम विजयी होंगे। निश्चित तौर पे हम सब इसमें सहभागी बने। सभी के लिए पुनः धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बहुत कम समय में ये कार्यक्रम बिल्कुल समापन की ओर है। आप सभी लोग प्रेजेंट बनाए रखें। समय पर घाव जो खाता उसी का मान होता है, समय पर घाव जो खाता उसी का मान होता है, वेदना में छुपा मधुर वरदान होता है, सजन में झेलता जो चोट छेदी और हथौड़े की, वही पत्थर एक दिन मंदिर में भगवान होता है, वही पत्थर एक दिन मंदिर में भगवान होता है। साथियों, ऐसी शख्सियत को मैं आपके सामने आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्होंने 20 वर्ष से हम लोगों को एकत्र करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, और वो है हमारे परम आदरणीय माननीय सम्माननीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक जी, पूर्व विधायक MLC आगरा से धर्म प्रकाश भारती साहब जी। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बौद्ध धर्म की
उन्हें एक बार फिर संत गुरुओं के चरणों में नमन। समय हो गया है, समय खत्म हो गया है हॉल का समय केवल 4 बजे तक है ना। हमने कुछ निवेदन कर लिया उनसे, तो उन्होंने कहा 10-5 मिनट चलो संभालते हैं। बातें लगभग सब आपके सामने आ गई हैं। देखिए, सफलता और असफलता, जब आप किसी आंदोलन के लिए निकलते हैं या किसी आंदोलन को चलाते हैं तो उसके 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है जो सफलता की ओर जाता है, अर्थात कामयाब हो जाते हैं। दूसरा रास्ता है असफलता की ओर जाता है, यानी कि नाकामयाब हो जाते हैं। ठीक है ना, 2 ही बातें हैं। तो सफलता जब आपको मिलती है तो उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या उपाय होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है, इसे हमें समझना है। तो सफल होने के लिए सबसे पहले हमारे पास समय होना चाहिए। समय यदि हम नहीं निकालेंगे, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, काफ़ी डिग्रियां हमारे पास हैं, काफ़ी ज्ञान हमारे पास है, काफ़ी धन संपदा हमारे पास है, लेकिन समय नहीं है। समय नहीं है तो आपकी ये सारी डिग्रियां, सारी उपलब्धियां बेकार हैं, कोई फायदा होने वाला समाज का कम से कम नहीं है ना। तो समय निकालना है, समय होता नहीं, समय निकालना पड़ता है। देखिए, जिस पर कोई काम नहीं है वो भी देखिए, आप गांव में सड़कों पे, सड़क के बैठे बैठे, सड़क के किनारे बैठे बैठे कोई थैला पकड़ खेल रहा है, कोई चकना पो खेल रहा है ना, खेल रहा है ना, लेकिन समय नहीं, तो समय निकालना पड़ता है। तो सबसे पहला सूत्र है, यदि आपको कामयाब होना है तो समाज के लिए समय निकालिए। बहुत ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं तो 24 घंटे में से 1 घंटा जरूर आप समाज के लिए निकालिए। जैसे एक सप्ताह में आपने 1-1 घंटा निकाला रोज, तो आपके 7 घंटे रिजर्व हो गए। तो 7 घंटे आप एक दिन समाज के बीच में लगाइए। घर वालों को बोलो, आज मैं आपका नहीं हूं, आज मैं समाज की संपत्ति हूं, है ना। आज मेरा दिन केवल और केवल समाज के लिए है। समझ के पहला गुण। दूसरा है सोच माने माइंड सेटअप करिए, माइंड सेटअप। दुनिया में सारा खेल जो है वो केवल माइंड सेटअप का है। यदि आपने माइंड सेटअप कर लिया कि हम एक दिन इस देश के संपूर्ण संस्थाओं के मालिक बनेंगे, एक दिन हम इस देश का नेतृत्व करेंगे, धार्मिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, आर्थिक नेतृत्व, अगर हमने माइंड सेट कर लिया और हमारा माइंड सेट हो गया तो आज नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा, है ना। दूसरा गुण। तीसरा गुण है समर्पण। जिस काम के लिए हम निकले हैं उसमें डूब जाना, समर्पण कर देना। ये नहीं कि मैं कार्यक्रम में बैठा हूँ, सम्मेलन में बैठा हूँ और चिंता लगी है घर पे क्या हो रहा होगा, बच्चा ट्यूशन गया होगा कि नहीं गया होगा, माता जी की तबीयत कैसी है, पत्नी देवी नाराज तो नहीं हो जाएगी, है ना। तो फिर आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बड़ी बात बता रहा हूं मैं, एक बार की बात बता रहा हूं। प्रताप केरो एक पंजाब के मुख्यमंत्री थे। प्रताप केरो शायद ऐसा ही कुछ नाम था। कांशीराम साहब बड़ी उसमें बताते थे इस कहानी को, 5-5 लाख की भीड़ में बताते थे। क्या बताते थे? उनका काफिला जा रहा मुख्यमंत्री का और आगे से जाके एक बिल्ली उनकी गाड़ी से आके मर गई। बिल्ली गाड़ी से मर गई और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने गाड़ी रोक ली। रोकने के बाद जितने IAS अधिकारी थे सबसे पूछा, भाई ये बताओ ये मरी कैसे? तो किसी ने कहा साहब इधर से आ गई थी, किसी ने कहा पहिए के नीचे आ गई थी, किसी ने कहा तेज भाग रही थी। तो प्रताप केरो थे शायद उनका नाम, मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा नहीं, ये मरने का कारण नहीं है इसका। तो उन्होंने कहा सर आप ही बताइए। बोले कंफ्यूजन में मरी, कंफ्यूजन में मरी
ना तो ये निकलने का निर्णय ले सकी ना रुकने का निर्णय ले सकी, है ना। तो काय में मरी? कंफ्यूजन में। हमारे साथ आज जो देश में हो रहा है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम भी कंफ्यूजन के शिकार बड़े पैमाने पर हो रहे, खास करके हमारी छोटी बड़ी लीडर से, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं, करना है तो करना है, ठीक है। और पांचवा है त्याग। त्याग, जैसे हम घर चलाते हैं ना, तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई, किताब, फीस, भाग, पक्ष, रिश्तेदारी, नातेदारी सबको शामिल करते हैं ना बजट में, करते कि नहीं करते। तो उसमें हमको समाज का मिशन भी शामिल करना है। इसको भी हमें शामिल करना है कि भाई महीने में मेरी हैसियत अगर 1000 की है तो 1000 रुपए में सामाजिक कार्यों में खर्च करूंगा। 1000 की नहीं तो 500 करूंगा, 500 की नहीं तो 200 करूंगा, 200 की नहीं तो 100 की करूंगा, लेकिन करूंगा मैं। और ये सब होता है माइंड सेट से। माइंड एक बार सेट हो गया तो निश्चित रूप से हम उस काम को करने में सफल हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो ये है। दूसरा बातें बहुत सारी हैं। एक हमारी जो बीमारी है, खास करके बड़े बड़े शहरों की बीमारी मैं आपको बता रहा हूँ। लखनऊ की मत समझना, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ, मैं महीने में 20 दिन घर से बाहर रहता हूँ, ठीक है ना। अभी भी मुझे 15 दिन हो गए लखनऊ में। मैं 12 जुलाई को आया था और आज 26 जुलाई को आपके बीच में हूँ। आगरा नहीं गया, लखनऊ में, है ना। तो अभी हम करते क्या है, हमारे खास करके पढ़े लिखा जो वर्ग है, जब जो बाबा साहब के कारण, रिजर्वेशन के कारण जिसको कुछ मिल गया है, जिसने कुछ प्राप्त कर लिया है, उसका जब जमीन जागता है ना, उसको लगता है बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे ने धोखा दिया, तो उसको धड़कन बढ़ जाती है। धड़कन बढ़ जाती है तो फिर वो क्या करते हैं मालूम, फिर वो बुलाते हैं, भाई चलो एक जगह बैठते हैं। 10 लोग बैठते हैं, 20 लोग बैठते हैं, तो दूसरा साथी पूछते क्यों बैठना चाहते हैं साहब, बैठने का विषय क्या है। बोले चर्चा करेंगे समाज की दिशा और दशा, है ना। समाज की दिशा और दशा, वर्तमान समय पे दलितों पर हो रहे उत्पीड़न, ठीक है। तो वो 10, 15, 20 लोग ज्ञानी सब ज्ञानी है, उनमें एक भी अज्ञानी नहीं है गौतम साहब, एक भी अज्ञानी नहीं। और एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को ज्ञान बांट रहा है, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को ज्ञान बांट रहा है। मतलब वही 20 लोग भाषण दे रहे हैं, वही 20 लोग सुन रहे हैं, वही सब ज्ञानी है ना। मैं उनसे क्या निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि आप 20 लोग ज्ञानी मिलके अगर 10 टीम बना लें, 10 टीम, 2-2 ज्ञानी एक साथ, और एक एरिया बना लें। किनका एरिया? अज्ञानियों का, अज्ञानियों का गांव, कस्बा, मोहल्ला, बस्ती, समझ रहे ना। और फिर 2-2 लोग मिलकर जाके उस ज्ञान को यदि अज्ञानी लोगों में बांटे तो शायद उसका कोई रिजल्ट आ सकता है, शायद उसका कोई फायदा हो सकता है। लेकिन आंदोलन तो चलाना है, दुखद आंदोलन नहीं, सुखद आंदोलन। बारिश नहीं होना चाहिए साहब, गर्मी नहीं होना चाहिए साहब, सर्दी नहीं होना चाहिए साहब। तो भैया फिर तो आप तो चलो बच जाएंगे, लेकिन आपके नाती पोतों को गुलाम बनना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी यदि आप सुखद आंदोलन का भरोसे में रहोगे। तो आंदोलन का मतलब ही होता है दुखद, आंदोलन का मतलब ही होता है कष्ट उठाना, गर्मी झेलना, बारिश झेलना, सर्दी झेलना, भूखा रहना, प्यासा रहना, यही आंदोलन का मतलब होता है। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं, है ना। समाज को जोड़ना है। देखिए एक चालाक आदमी, उसका नाम है धर्मलाल चालाकिया, ठीक है। उसके 3 भाई, 100 लोग रहते हैं, 100 लोग, उसके 3 भाई। उसने पहले तीनों भाइयों को इकट्ठा किया, उसने मिलकर प्लान बनाया कि हमको 97 लोगों पर, 97 लोगों पर रूल करना है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं आप। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट का अधिकार है, तो वोट के अधिकार में फिर 3 लोग 97% लोगों पे तो रूल कर नहीं सकते, है ना।
तो उन्होंने फिर क्या किया, एक भाई उसके व्यापारी है, वो 6 भाई है व्यापारी भाई, तो 6 को जोड़ा, तो अपने को उन्होंने 9 कर लिया, ठीक है ना। फिर उनका एक भाई कौन है, सामंतवादी है, ठीक है, वो भी 6 भाई हैं, उनको जोड़ा तो कितने कर लिए उन्होंने, 15 कर लिए, ठीक है ना। अब 15 को 85 भाइयों पर 85 लोगों पर रूल करने का प्लान बनाया, लेकिन फैसला होगा वोट से, वोट से फैसला होगा। तो उन्होंने कभी 15 वोट और 85 के मुकाबले तो फिर ये कहीं नहीं टिक पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर 85 जो भाई थे, एक ही माता पिता की संतान थे, एक ही कुटुंब के थे, उनमें टुकड़े टुकड़े किए उन्होंने, टुकड़े टुकड़े किए और उनमें फूट डाली और फूट डालकर खुद उनकी घेराबंदी की, और घेराबंदी करके उसमें से उन्होंने 85 में से 25 अपने पक्ष में खड़े कर लिए, है ना। तो वो कितने हो गए फिर 40 और बच के 60। वो 60 को उन्होंने 6 भागों में बांट दिया, 6 भागों में बांट दिया ना। तो फिर वोट पड़े तो कौन जीता, 40 वाला, है ना। तो ये दिमाग लगाकर आपकी आजादी को भी आप तक नहीं रहने दिया। हम लोग भाषण देते हैं, हमारा संविधान, हमारा संविधान, हमारे बाबा साहब, हमारे बाबा साहब, हमारा संविधान। अच्छा बताओ, संविधान हमारा, बाबा साहब हमारे, और संविधान हमारे पास है संविधान हमारे पास? हमारे पास तो छोड़ो, हम संविधान के करीब भी नहीं है। करीब और पास क्या होता है मालूम है? इसकी डेफिनेशन क्या है? संविधान उनके पास होता है जो सरकार में होते हैं, ठीक है, और संविधान के करीब वो होता है जो विपक्ष में होता है। अच्छा बताओ, हम बाबा साहब फूले को मानने वाले लोग, साहू अम्बेडकर को मानने वाले लोग पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, या जीरो है? जीरो है ना। तो हम अपनी अकलमंदी के कारण है या अपनी मूर्खता के कारण है? मूर्खता के कारण है ना। और मूर्खता है, हमने समाज में संगठन पैदा नहीं किया। देखिए, आप जिससे बात करो, साहब मैं तो मिशन का काम करता हूँ, साहब हम तो बहुत 40 वर्षों से मिशन का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं साहब? अंबेडकर जयंती पे साहब हम बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं। और क्या कर रहे हैं साहब? हम साहब कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं साहब? कुछ लड़कियों की शादी कराते गरीबों की, है ना। हम इतना करके संतुष्ट हैं। और ये क्या है? ये मिशन नहीं है, ये मूवमेंट नहीं है, ये इवेंट है। इवेंट और मूवमेंट, इवेंट और मूवमेंट ये अलग अलग है। मूवमेंट है आंदोलन, चर्चा, परिचर्चा, चिंतन, रास्ते निकालना, कामयाबी की ओर बढ़ना, इसको कहते हैं मूवमेंट, है ना। इवेंट क्या है? जयंती मनाना, जुलूस निकालना, उत्सव मनाना, बड़े बड़े माइक लगाना, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इवेंट, यानी महोत्सव, मेला तमाशा। तो हम सारे के सारे लोग मेला तमाशा में मस्त है, मेला तमाशा में हम लोग मस्त है ना। लोग कहते हैं जुटते नहीं साहब, इकट्ठा नहीं होते। मैं कहता हूं 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 10 करोड़ लोग सड़कों पे होते, 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ लोग सड़कों पे होते उस दिन। कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई जिला, कोई तहसील, कोई कॉलोनी नहीं बचेगी जहां बाबा साहब को फूल माला ना हो, जहां आपकी अगरबत्ती मोमबत्ती ना हो, या सजावट ना हो, या डेक ना लगे हो, या झांकी ना निकाली जा रही हो, ना जयंती निकाली जा रही हो, है ना। करते कि नहीं करते? ये सब क्या है? इवेंट। जन्मदिन मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं, मनाना चाहिए, बुरी बात नहीं है। लेकिन 365 दिन में आप 3 दिन तो करेंगे इवेंट, है ना, और 360 दिन में आप खामोश हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो आप कामयाब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमने 365 दिन काम करने का संकल्प लिया है। 365। वो जो भाई है ना ब्रह्मलाल जी, 3 भाई, 3 समझ गए, 3% वाले ब्रह्मलाल जी, वो 365 दिन काम करते हैं। 365 दिन, कोई दिन उनका बाकी नहीं है जिस दिन वो काम न करते हो, ठीक है ना। तो ये हमको करना है, हमें समाज की घेराबंदी करनी है।
पूरे देश में घेराबंदी करनी है। कैसे घेराबंदी करनी है? जैसे हमारा पूजनीय भिक्षु संघ है, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो कम से कम 5,000 से लेके 10,000 हमारे भिक्षु हैं भारत में। कम से कम 5,000 होंगे, कम से कम। कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कॉमन सेंस है ना। 5,000 भी हुए तो 800 जिले हैं। अब 800 जिलों में अगर आप 15-15, 20-20 भिक्षु बांट दें, एक जिले में 15-20 हमारे भिक्षु हो, और वो प्लानिंग बना लें, योजना बना ले, योजना बना के अपना मूवमेंट करें, मूवमेंट है ना। गांव-गांव में भिक्षाटन करें, गांव-गांव में धम्मदेशना करें, गांव-गांव में जाके लोगों को जगाएं। तो मैं कहता हूं साहब, एक वर्ष में तेल का मच जाएगा पूरे भारत में। क्या मच जाएगा? तेल का मच जाएगा। जो कि एक वर्ष का मतलब हो गया 365 दिन, और 365 दिन का मतलब एक जिला। तो एक जिले में अगर 365 आप प्रोग्राम करेंगे, 365 गांव देहात ब्लॉक में जाएंगे आप, तो कुछ बचेगा आपसे? कुछ नहीं बचेगा, है ना। इसी तरह से 2-3 करोड़ से ज्यादा हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, SC ST के 3 करोड़ से ज्यादा, है ना, जो कम से कम 20,000 पेंशन पा रहे हैं। कम से कम 4th क्लास से रिटायर हुआ है तो भी 20,000 उसकी कम से कम पेंशन है ना। अच्छी नौकरी से रिटायर हुआ है तो 50-60 हजार, और बड़ी नौकरी से हुआ जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर से हुए तो इनकी 1.25 लाख पेंशन है। समझ रहे कि नहीं? जबकि देश की हालात ये है कि आज का हमारा पढ़ा लिखा लड़का MA BA MBB करके इंजीनियरिंग करके 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही साहब उसको। 20,000 की नौकरी के लिए वो कहीं नाक रगड़ रहा है पूरे दिन, प्राइवेट दफ्तरों में रगड़ रहा है कि नहीं रगड़ रहा। तो ये लोग प्लानिंग करके, योजना करके अगर हम लोग मूवमेंट करना शुरू कर दें तो कोई बड़ी बात है। जैसे ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम पे लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, ठीक है, सब खाना वाना, प्रचार, पोस्टर सब मिला के। अगर हम 150 लोग उत्तर प्रदेश में ऐसे हो जाएं कि हर महीने 1,000 रुपए दे, पेंशन में से दे, 20 मिलती है तो समझो 19 मिलती है, 25 मिलती है तो समझो 24 मिलती है। माइंड सेट करना है, केवल पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं, सिर्फ माइंड सेट करना है ना। तो अगर हम 100 लोग भी 500 रुपए भी दे दे तो 50,000 हो जाए। तो 50,000 से 75 जिले हैं, हर महीने एक जिले में प्रोग्राम लगा सकते हैं, ऐसा बढ़िया वाला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? हर जिले में लगा सकते हैं ना। तो संगति होगी, चर्चा होगी, प्रचार होगा। प्रचार से, संगति से ही ताकत का निर्माण होता है। प्रचार से और संगति से ही विवेक का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। तो ये सब काम हम लोगों को करने पड़ेंगे, है ना। हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से कर रहे हैं। टाइम बहुत ज्यादा हुआ, एक बात बता के खत्म कर रहा हूं। 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा कलिंग भुवनेश्वर में है। कलिंग, कौन सा कलिंग? जहां आज से 2200 वर्ष पूर्व अशोक सम्राट का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध से अशोक सम्राट का हृदय परिवर्तन हुआ था, उनका मन बदला था, है ना। उसी कलिंग में हमने हर प्रत्येक वर्ष करते हम लोग, हमने जम्मू कश्मीर में किया है, हमने लुम्बिनी में किया है, हर जगह नहीं करते। इस बार हमने चुना है भुवनेश्वर, उड़ीसा, ठीक है। 14 अक्टूबर को विशाल धम्म दीक्षा का हम लोग वहां आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। विशाल धम्म दीक्षा करेंगे, पूरे देश में पोस्टर लगेंगे, वॉल पेंटिंग होगी, लगभग 1 लाख लोग हम लोग इकट्ठा करने की प्लानिंग में है, ठीक है ना। लोकतंत्र में जनमति ही ताकत है, जनशक्ति ही ताकत है। आपकी डिग्री, आपकी पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखती लोकतंत्र में। लोकतंत्र में मायने अगर कोई रखती है तो जनसंख्या, जनबल किसके साथ है, जनसंख्या किसके साथ है, वो मायने ज्यादा रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई तो करेंगे ही, लेकिन वहां जो काम में आता है वो जनमत आता है। तो मैं भिक्षु संघ से भी निवेदन कर रहा हूं, आप डेट नोट कर लीजिए, 14 अक्टूबर, ठीक है, भुवनेश्वर कलिंग, एक दिन का वहां विशाल धम्म दीक्षा है। और आप सब लोगों से भी मैं निवेदन कर रहा हूं, परिवार के साथ प्रोग्राम बनाइए। जैसे टूर पे जाते हैं ना घूमने के लिए, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो बनाइए कि इस वर्ष हम
14 अक्टूबर को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का स्थापना दिवस है, 20वां स्थापना दिवस है। हम इस बार उस कलिंग की भूमि के दर्शन करेंगे जहां अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, जहां से उन्होंने, लोग अशोक को चंडाल कहते थे, चंडाल से धम्मप्रिय राजा बने अशोक। तो वो कौन सी मिट्टी है, वहां हम लोग जाएंगे, उस मिट्टी को नमस्कार करेंगे जिसने अशोक के मन में परिवर्तन लाया और समूचे जम्मू द्वीप को जन कल्याणकारी शासन मिला और बुद्धिज्म मिला, बुद्ध की शिक्षाएं मिली, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान कर लीजिए। और एक दिन कभी भिक्षु संघ के साथ बैठेंगे, भिक्षु संघ के साथ बैठेंगे। हम प्लानिंग बना रहे हैं कि भिक्षु संघ को संगठित करेंगे। आज भिक्षु हैं, भिक्षु संघ है, लेकिन संगठन नहीं है, संगठन नहीं है। तो हम भिक्षुओं को इकट्ठा करके भिक्षु संघ बनाना चाहते हैं और फिर भिक्षु लोग हमारे गुरु हैं, है ना, भिक्षु हमारे गुरु हैं। तो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से व्यवस्था करा करेंगे। आपको जाना है, आपको लोग मिलेंगे, भोजन मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी और आपको केवल 1 घंटे 2 घंटे धम्म देशना देनी है ना। अज्ञानी को ज्ञानवान बनाना है ना, अज्ञानी समाज को ज्ञानवान बनाना है। तो ये सब काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। लाख दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। इस बात को आप नोट करिएगा। लाख दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। वक्त आता है जब मुसीबत का, तो उनके दरवाजे बंद मिलते हैं, दरवाजे बंद मिलते हैं। इसलिए हम लोग उनकी तलाश में है जो हर समय दरवाजे खोल के रखें। और ऐसा संगठन, इनके पास जब जाएंगे तो कहते हैं आओगे अकेले पर तनहा न जाओगे, आए हो तो विचारों के साथ ही जाओगे। ऐसी उम्मीद के साथ कभी अगले कार्यक्रम में आप लोगों से रूबरू होंगे। मैं बिना देरी किए हुए अपने आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय रुद्रेश निगम साहब जी, जिन्होंने प्रदेश संयोजक पद पे रहकर ये आपका लोगों का आमंत्रण आप लोगों तक पहुंचा कर इस हाल को ऐतिहासिक बना दिया है, उनका मैं सादर अभिनंदन करते हुए उनको बुलाना चाहूँगा। रुद्रेश निगम साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ सम्मानित साथी, सफल संचालन कर रहे मानवर सरोज कुमार बौद्ध साहब का। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश कमेटी लखनऊ में एक दिवसीय आयोजित प्रांतीय धम्म सम्मेलन में आए हुए उत्तर प्रदेश के बाहर के अन्य प्रदेश से आए हुए सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत 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 साधुवाद करते हैं। दिल की गहराइयों से हम आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं। जिन सम्मानित साथियों ने हमारा इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए साथ दिया, उसमें हैं हमारे वरिष्ठ सम्मानित मानवर राष्ट्रीय संस्थापक धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, मानवर उत्तर प्रदेश के प्रभारी RS रवि बौद्ध साहब, मानवर सरोज कुमार बौद्ध साहब और एक वरिष्ठ सम्मानित साथी हैं मानवर रुद्रेश निगम बौद्ध जी। इन 4 लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया और बहुत ही मनोबल बढ़ाया। आप लोग को ताज्जुब हो रहा होगा कि हम अपना नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि संस्थापक जी ने कहा कि कुदरत ने यह जो 100 ग्राम का भेजा दे के भेजा है धरती पे ना, हमने इस भेजे में यह पूरा घुसा दिया है कि अगर कुछ करना है तो अगर हम 5 काम करते हैं तो 6वां काम यह भी करेंगे। तो आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 18 मंडल और 76 जिलों के सभी सम्मानित साथियों ने हमारा साथ दिया और उसमें से जितेंद्र लाल जी, मानवर हेमंत कुमार जी, मानवर मुकेश कुमार जी, संजय गौतम जी आदि कंपनी ने हमारा वास्तव में बड़ा मनोबल बढ़ाया,
क्योंकि हम जूम पे कहते थे यह कार्यक्रम बड़ा है और हमारे लिए यह पहली दफा उत्तर प्रदेश लेवल पे आयोजित हो रहा है। तो ऐसे में इन हमारे सम्मानित साथियों ने हमारे पास रह करके हमारा बड़ा मनोबल बढ़ाया और हमारे इन वरिष्ठ सम्मानित साथियों ने हमेशा हमारा साथ सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज का यह कार्यक्रम वास्तव में काफी सफल रहा। और हम यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का यह एक दिवसीय प्रांतीय धम्म अधिवेशन हमारे अन्य प्रदेशों के लिए एक मिसाल बनेगा और जिसका नतीजा होगा कि आने वाले वक्त में 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा भुवनेश्वर कलिंग में जो होगा वह पूरे संपूर्ण भारत के लिए एक मिसाल कायम करने जा रहा है। उम्मीद है कि आप सभी सम्मानित साथी इसमें अपना साथ सहयोग देंगे। एक बार फिर से हम नमन बंदन करते हुए आप लोगों को विनम्र जो है कि निवेदन के साथ जो है बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और अपनी बातों को यहीं पे विराम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब भी कभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश आप लोगों को याद करेगा, आप लोग तन मन धन से इसी हम बुलंद हौसले के साथ हमेशा आप लोग हम लोगों का साथ देंगे, सहयोग देंगे। और हमारे जितने मंच पे वरिष्ठ सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, इन लोगों की दिल की गहराइयों से हम नमन बंदन करते हैं कि आप लोगों ने अपना संपूर्ण योगदान दिया, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया और आप लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु जगेबिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंच दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु जगेबिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंच दुःखमागमः सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु जगेबिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंच दुःखमागमः। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे। आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त किया जाता है।